हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो उत्तराखंड के करंट अफेयर का है। तो चलिए बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन, ये हमारा पहला आज पॉइंट है, पहला टॉपिक है। उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का गठन किया गया। आप जानते हैं उत्तराखंड में इससे पहले 5 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है और ये छठा वित्त आयोग गठित किया गया है। ये वित्त आयोग जो गठित किया गया है वो N रविशंकर की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जो पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो ये जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो अनुच्छेद 243I, हिंदी में भी इसको आप याद रखेंगे और इंग्लिश में भी, 243I के तहत राज्यों द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक संवैधानिक निकाय है। राज्य जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243I में दे रखा है। 243 अनुच्छेद के अनुसार, यानी 243I के अनुसार राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियमित होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर, यानी जब ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो आप जानते हैं पंचायतों से संबंधित होता है और ये 1992 में प्रवृत्त हुआ था, लागू हुआ था। उसके 1 वर्ष के भीतर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अभी आपने पढ़ा कि राज्यपाल महोदय इस वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? ये 243I के तहत। तो ये उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय द्वारा ये वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है? राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। तो ये एक नोटिफिकेशन भी उत्तराखंड सरकार द्वारा आई है जिसको थोड़ा सा इसमें यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 243I, या जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में झ के तहत आपका जो है पंचायती राज अधिनियम जो उत्तराखंड में लागू है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016। तो ये इसकी धारा 158 के तहत राज्यपाल महोदय पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के संदर्भ में संदर्भित विषयों पर, यानी जो भी विषय वित्त आयोग देखता है उन पर संस्तुति करने के लिए, यानी सिफारिश करने के लिए 6वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं N रविशंकर जी और इनके जो सदस्य हैं वो PS जंगपांगी, डॉक्टर MC जोशी और इसके अलावा अहमद इकबाल जो अपर सचिव हैं वित्त उत्तराखंड के, उन्हें इस आयोग का सचिव बनाया गया है। तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243I या झ, और पंचायती राज अधिनियम 2016 उत्तराखंड का अपना है। उसकी धारा 158 को के तहत ये गठित किया गया। किनके द्वारा किया गया? राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया। किनके लिए किया गया? पंचायतों में जो नगर निकाय होते हैं उनके लिए। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? N रविशंकर। और फिर इसके सदस्य कौन हैं? जंगपांगी जी और MC जोशी जी। और इसके सचिव कौन हैं? डॉक्टर अहमद इकबाल जो वर्तमान में अपर सचिव वित्त उत्तराखंड शासन के हैं। अब इस वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा? इस वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल का होगा और ये आयोग 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने कार्यकाल के दौरान आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा। इसके बाद रिपोर्ट में आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करके राज्यपाल महोदय को सौंपेगा। तो ये उत्तराखंड का जो छठा वित्त आयोग है उसके संदर्भ में बात थी। अब आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे कि इससे पहले उत्तराखंड में कितने वित्त आयोग गठित हुए और उनके अध्यक्ष कौन थे।
इसके बाद देखोगे सबसे पहला प्रथम वित्त आयोग हमेशा याद रखना चाहिए, पहला और वर्तमान RK दर की अध्यक्षता में बना। उसके बाद सेकंड GC श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में बना। तीसरा वित्त आयोग जो बना IK पांडे, और फिर चौथा वित्त आयोग TS पपोला, और बाद में ये BK जोशी इसके अध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इंदु कुमार पांडे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैचिंग में भी, यानी इधर आपका वित्त आयोग दिए होंगे, इधर आपका अध्यक्ष दिए होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सुमेलित है या नहीं है, या इन्हें सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न इन पे बनते हैं। तो सभी वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम आपको याद रखने चाहिए। तो कुल 6 वित्त आयोग बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इसी संदर्भ में आ रहा है हमारा, उत्तराखंड में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। तो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क यानी आपका जो भी एक्वा मतलब होता है पानी, यानी जो भी पानी में फिशेस या और झींगा उत्पादन, इन सब पे काम किया जाएगा। और ये कहाँ बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क? ये उत्तराखंड के ऊधम सिंह जनपद के सितारगंज में बनेगा। और ये किस योजना के तहत बन रहा है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। और कुल 44 करोड़ 50 लाख की लागत से इसमें रहेगा। और इसमें जो केंद्र सरकार का अंशदान है वो नेचुरल सी बात है, आप जानते हैं 90% हमारे को केंद्र का अंशदान रहता है। और ये इसमें यही लगभग आपका अंशदान रहने वाला है। और इसके बाद एक्वा पार्क जो है वो आपका जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा लाई गई एक तरह से अवधारणा है, जहां विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों या फिशरीज एक्टिविटीज़ को एक ही स्थान पर किया जाता है। और इस तरह से ये जो एक्वा पार्क है, जहाँ वाटर में, पानी में पैदा होने वाले जीवों के बारे में सारी गतिविधियाँ की जाएंगी, वो आपका स्थापित किया जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऊधम सिंह जनपद के सितारगंज में। अब इसमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी थी, उसने इसको इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को मंजूरी दी है कि ये सितारगंज में बनेगा। और यहाँ पर एक वर्ष में उत्तम गुणवत्ता युक्त 1.8 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन, 250 मैट्रिक टन मछलियों का उत्पादन, 2800 टन मछलियों का प्रोसेसिंग आदि कार्य किए जाएंगे। और 5815 व्यक्ति या मत्स्य पालक, जबकि योजना के तहत 10वें वर्ष से प्रतिवर्ष 10,445 व्यक्तियों को लाभ भी मिलेगा। तो ये हमारा मत्स्य योजना थी, एक्वा पार्क था। अब आपका अगला टॉपिक है नेवा, या आप कह सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अगर आप पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और ये है क्या? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन या राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा भी कह रहे हैं। ये भारत सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मेड परियोजनाओं में से एक है। तो यानी ये डिजिटल इंडिया जो अभियान चला था उसका ये भाग है। और इसका उद्देश्य है सभी भारत की विधानसभाओं को डिजिटलाइज कर देना, यानी डिजिटल सदन में बदल देना और उनके कामकाज को कागज रहित कर देना। अब तक 21 विधानसभाओं ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 17 विधानसभाओं के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। और इनमें से 9 पूरी तरह से पहले ही डिजिटल हो चुकी हैं। अब सवाल आता है कि उत्तराखंड में इसका क्या कंसर्न है? तो उत्तराखंड की भी विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस इस योजना के तहत होने जा रही है। इस बार जो सत्र फरवरी में होगा शायद वो पेपरलेस सत्र होगा। अभी तक तो ऐसा ही न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप चर्चित चेहरे देख रहे हैं, ये एक गीत है, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। ये एक YouTube पर लॉन्च किया गया सॉन्ग है। और ये सॉन्ग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शीतकालीन यात्रा जो उत्तराखंड में आप देखते हैं, उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा होती है वो ग्रीष्मकालीन यात्राएं होती हैं। ज़्यादातर लोग उत्तराखंड में टूरिस्ट जो आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, वो शीतकाल में नहीं आते और ज़्यादातर जो है वो ग्रीष्मकाल में आते हैं।
पहाड़ों में आते हैं जब वहाँ पर ठंडक रहती है और मैदान में गर्मी रहती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ये चाह रही है कि शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए, तो इसीलिए इस गीत को लॉन्च किया गया है, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। और इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्राओं को भी प्रमोट किया जाए, यानी शीतकाल में भी यात्राओं को प्रमोट किया जाए। ये सॉन्ग जो लॉन्च किया है वो आपका जो है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। इसके जो गीतकार हैं और गायक है भूपेंद्र बसेड़ा और आपका संगीतकार हैं ललित गित्याल। तो इसमें इस गीत में शीतकालीन यात्राओं के विशेष महत्व का उल्लेख करते हुए दर्शनार्थियों और पर्यटकों से देवभूमि उत्तराखंड आने तथा यहाँ के शीतकालीन प्रवास स्थलों के दर्शन कर पुण्य अर्जित करने का अनुरोध किया गया। तो ये एक गीत है, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला है, ये आपको टॉपिक दिख रहा है या ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वोल्केनो भी है, हेरिटेज एंड वंडर ऑफ अफ्रीका। तो ये उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जो जसपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं परविंदर सिंह, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतेह किया है। तो ये 26 जनवरी को किया है और माउंट के अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है माउंट किलिमंजारो पर फतेह करके तिरंगा फहराया। और इसके माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड को नशा मुक्त यानी नशा मुक्त उत्तराखंड का संदेश भी दिया है। इसके अलावा इन्होंने निशान साहब का केसरिया झंडा भी उस माउंट किलिमंजारो पर उस सर्वोच्च चोटी पर फहराया है। तो ये है परविंदर सिंह जिन्होंने ये कार्य किया है। तो हो सकता है इनके व्यक्ति के नाम पर प्रश्न ना आए, लेकिन इसी पर करंट पर ही आधारित इतिहास या भूगोल के प्रश्न हो जाते हैं, तो फिर वो किलिमंजारो पर पूछ सकते हैं प्रश्न। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो था। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।